Hello and good afternoon, everyone. How are you? I hope you're doing good. Welcome to Abhigyan Gurukul. This is me, your educator, Harsh Sharma. आज हम लोग ग्रेड 10 civics का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग इज बेसिकली द शेयरिंग ऑफ पावर. उल्टा करके बोल दिया मैंने, कोई मतलब नहीं है. लेकिन आप सोचो, दो लोग हैं जो खजाना ढूंढने जा रहे हैं. एक को पता है कि खजाना कहाँ पे है. उसने अपने इंटेलेक्ट, अपने स्किल्स का यूज करके वो लोकेशन का पता लगाया, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उस खजाने को खोद के निकाल सके. तो उसके साथ एक और है जो खजाने, जहाँ पे खजाना मिला है, उसे वहां पे खोद के ताकत लगा के बहुत अपनी बॉडी की पावर लगा के उस खजाने को निकालता है. और फिर जो खजाना मिलता है वो इन दोनों के बीच में हाफ हाफ डिवाइड होता है. यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग. पावर is being shared between different groups, between different political parties, different levels of government, and so on. Right? याद रखना, पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो डिपेंडेंसी पे काम करता है. क्योंकि वो जो पहला बंदा था जिसके पास स्किल थी ढूंढने की, वो डिपेंडेंट था दूसरे बंदे पे जिसके पास ताकत थी उस खजाने को खोद के निकालने की. डिपेंडेंसी की वजह से ही पावर शेयरिंग आती है. ये पहला प्रिंसिपल है. राइट, वे आर गोइंग टू राइट स्टार्ट विद द पावर शेयरिंग चैप्टर. चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 10. ओके, इट विल बी अ क्विक चैप्टर. सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब क्या है होता है, जहाँ पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में. ओ माय गॉड, पावर शेयरिंग बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, जैसा मैंने पहले बताया था आपको. राइट, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जहां पे पावर किसी एक जगह पे सिंगल अथॉरिटी के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती. पावर जो होती है अलग अलग ग्रुप्स के पास होती है, अलग अलग लेवल्स के पास होती है. राइट, ऐसे सिस्टम को, दिस सिस्टम अलाउज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू कीप चेक ऑन वन अनदर. एक दूसरे पे चेक लगा के रखते हैं. जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा अभी नए यूजीसी लॉज आए जो कि गवर्नमेंट ने पास करा, जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया. लेकिन वो उन्होंने पावर का यूज करा अपने, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया. और साथ में पसंद नहीं आया एक और इंस्टीट्यूशन को जिसे बोलते हैं जुडिशरी. तो जुडिशरी ने उस यूजीसी एक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया. तो पावर शेयरिंग एक और चीज लगाता है कि कोई अपने पावर का ओवर यूज या मिस यूज ना करे. लेजिस्लेचर ने अपने पावर से यूजीसी एक्ट लगाया जो बहुत लोग को डिस्क्रिमिनेटरी लगा. तो जुडिशरी आती है, बोलती है नहीं नहीं भाई, ये एक्ट नहीं लगा सकते आप, नहीं, स्टे लगा रहे हैं हम. राइट, तो पावर शेयरिंग की एक और अच्छी चीज होती है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रहता है, एक दूसरे पे चेक लगा के रखते हैं. इसके अलावा सेम लेवल अगर जुडिशरी में कोई ऐसा जज है जो करप्ट करप्ट है या फिर मिस यूज कर रहा है अपने पावर को, तब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा उसके पावर को रोकने के लिए. राइट, तो पावर शेयरिंग की एक और अच्छी चीज ये है कि एक दूसरे पे चेक रहता है कि कोई अपने पावर का मिस यूज या ओवर यूज ना कर ले. राइट, मोइन अहम पावर शेयरिंग अगर मैं बताऊं आपको गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे, तो इस तरीके की चीजें होती है. आपको पता होगा एक कंट्री जो होती है, एक कंट्री वो अलग अलग स्टेट्स पे डिवाइड होती है, अलग अलग स्टेट्स पे डिवाइड होती है. जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ होल नेशन, उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट होती कहते हैं. अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ज्यादा? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है. लेकिन ये कैसे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, या दोनों की पावर अलग अलग है? ये हमें पता चलता है कि वो लोग बने कैसे, वो कंट्री बनी कैसी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू वेज कोई स्टेट्स कैसे बनते हैं. एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर.
राइट। ये दो अलग अलग टाइप ऑफ फेडरेशन है, दो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है। अच्छा, बाय द वे, जिस कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं वहां पे? फेडरल स्ट्रक्चर। याद रखना इसको, थोड़ा हैंड राइटिंग पे आप लोग मत जाना, राइट। तो हमें ये पता चलता है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर किस तरीके से वो लोग बने हैं, राइट। अगर मैं बात करूं यूएसए जैसी कंट्री, यूएसए जैसी कंट्री में क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो स्टेट्स अपने एक्स्ट्रा पावर या सिक्योरिटी के लिए क्या कहती है, बोलती है हम लोग साथ में आ जाते हैं, हम लोग मिल के एक फेडरेशन बनाते हैं, मिल के, राइट। तो यहाँ पे कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ पे सारे स्टेट्स ने बोला कि हम साथ में एक हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कमिंग टुगेदर। इसमें स्टेट्स ने खुद डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे फॉर एक्स्ट्रा पावर एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, राइट। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अलग से पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी पावरफुल होगा उतना ही जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है। इन द केस ऑफ यूएसए हम देखते हैं यूएसए में ऐसा बहुत होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में लागू नहीं होते, राइट। मूविंग अहेड, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में इससे उल्टा होता है, इससे उल्टा होता है। वहां पे ऑलरेडी एक सेंट्रल पावर होती है जो अपनी बड़े से स्ट्रक्चर को, बड़ी गवर्नमेंट को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर। बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मेन बॉडी ने अलग अलग डिवीजन करा है, तो यहाँ पे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और हमारे इंडिया का यही होल्डिंग टुगेदर स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? मैं वापस से बता देता हूँ, कमिंग टुगेदर like USA, Switzerland involves independent states joining voluntarily to increase security while holding together। जो होता है, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल है, स्पेन का एग्जांपल है, यहाँ पे बड़ी कंट्री जो होती है वो अपने पावर्स को डिवाइड करती है, सेंट्रल, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और अलग अलग स्टेट्स में, जैसे इंडिया का केस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पावर शेयरिंग के हम लोग यहाँ पे दो केस स्टडी देखने वाले। मेजरली वन ऑफ बेल्जियम, गुड कंट्री, एंड अनदर श्रीलंका, अनदर गुड कंट्री, बट बैड चॉइस ऑफ आइडियाज इन देयर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, राइट। मूविंग अहेड, इफ इन द केस ऑफ बेल्जियम, अगर मैं आपको बेल्जियम की बात बताऊं तो इनका पॉपुलेशन और साइज देख लेते हैं थोड़ा। पहली बात तो आपको पता है बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में, राइट। इसका जो साइज है ऑलमोस्ट हरियाणा जितना है, इतनी छोटी सी कंट्री है, राइट। इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है। और इनके बॉर्डर्स जो होते हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से शेयर होते हैं। इस वजह से यहाँ की एथनिसिटी बहुत अलग है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, एंड यही एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेल्जियम में, राइट। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो यहाँ पे 59% लोग जो है, मेजोरिटी लोग हैं जो डच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग मेजोरिटी है, और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच है, और 1% ही जर्मन है। अच्छा, 59% लोग क्या बोलते हैं? डच। लेकिन वो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच, ठीक है, और ये लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं, ठीक है। 1% लोग यहाँ पे जर्मन बोलते हैं। याद रखना, फ्लेमिश में ज्यादा पॉपुलेशन डच की है, मेजोरिटी किसकी है? डच की, राइट। और वेलोनिया में मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच की है। मूविंग अहेड, एक बात बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है। जो कैपिटल सिटी है भाई बेल्जियम का, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच की। अच्छा, पूरे कंट्री में मेजोरिटी कौन था? डच। पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? डच की। लेकिन कैपिटल सिटी में किसका ज्यादा पॉपुलेशन है? फ्रेंच का। अगर देखा जाए तो पूरे कंट्री में, अगर मैं कंट्री वाइड बताऊं आपको,
तो 59% डच है, राइट, और 40% अपने ये फ्रेंच है। समझ आ रहा है? ऑलमोस्ट 19% का फर्क है। अगर अगर मैं यहाँ की बात बताऊं ब्रुसेल्स की, तो यहाँ पे सिर्फ 20% डच है और फ्रेंच 80% है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखने की बात है कि ये कैपिटल सिटी है कंट्री का। कैपिटल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? फ्रेंच की है। और पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? डच की है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पूरी कंट्री जो होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सेंटर होता है हमारा कैपिटल। अब वहां पे तो भाई फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा है। तो ये लोग का सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? क्या सॉल्यूशन निकालेंगे ये लोग? मेजोरिटी लोग डच हैं, ब्रुसेल्स में मेजोरिटी फ्रेंच है। ये लोग क्या सोल्यूशन निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने आपको बताया 80% ऑफ द पॉपुलेशन कैपिटल फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, कंट्री भर में वो लोग माइनॉरिटी है, कंट्री में वो लोग माइनॉरिटी है, लेकिन कैपिटल में वो लोग मेजोरिटी, और कैपिटल में माइनॉरिटी कौन है? डच। अब भाई क्या सोल्यूशन निकलेगा अपना? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ऐसा हमको लगता है। एक बार देख सकते हो आप लोग ब्रुसेल्स का पूरा बेल्जियम का पूरा मैप। ये वो रीजन है। आप ये जो है वो अपना वेलोनिया रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। और ये जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग है ये रहा, और ये हमारा ब्रुसेल्स है इतना छोटा सा, ठीक है। अभी देखो, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और ये रहा ब्रुसेल्स कैपिटल, यहाँ पे भी अपना फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है। पूरे वेलोनिया को मैं रेड करने बैठूं तो पूरे ब्रुसेल्स को अगर रेड करूं तो आप देख सकते हो। अभी क्या ये लोग सोल्यूशन निकालेंगे? अच्छा, एरिया में मत जाना, पॉपुलेशन वाइज 59% डच है कंट्री वाइड, ठीक है। अभी ये सॉल्यूशन निकालना क्या है? क्या सॉल्यूशन निकलेगा? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है बेल्जियम में। बेल्जियम के लोग, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, साथ में मिलते हैं, बैठते हैं लोग, एंड दे कम टू द न्यू कंक्लूजन, राइट। क्या कहते हैं ये लोग? मैं आपको सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं तो ये ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा जहां पे इक्वल नंबर होगा फ्रेंच मिनिस्टर्स का और डच मिनिस्टर का, राइट। समझ में आया? इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स बनेगी, ठीक है, जिसके पास अपने पावर होंगे, और इनके पास अपने खुद के पावर होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग ही है, ठीक है। नॉट अ सब ऑर्डिनेट, नॉट अ सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा बता रहे कि ब्रुसेल्स की बात अगर करें इस केस में, तो ब्रुसेल्स में भी इक्वल नंबर होगा फ्रेंच और डच, राइट। इसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि कम्युनिटी वर्क करेंगे। बेसिकली वो लोग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इससे रिलेटेड वर्क के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में सिर्फ वोट कर सकते हैं उस कम्युनिटी के लोग। फॉर एग्जांपल फ्रेंच स्पीकिंग लोग अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे, डच स्पीकिंग लोग अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, और ये सारे जो मेंबर्स होंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट के, वो लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए काम करेंगे इन अ कल्चरल मैनर। एक बार और देख लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन बोथ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर होगा, कोई भी सिंगल कम्युनिटी के पास इसलिए पावर
डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगी, सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, यानी स्टेट गवर्नमेंट एक ऑटोनॉमस बॉडी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा मैंने बताया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल, सेंट्रल की कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके पास अपने खुद के पावर है। अलग गवर्नमेंट बनाई जाएगी ब्रुसेल्स में, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंच का और डच का। अच्छा एक बात याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्योंकि डच ने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेंच, इसीलिए फ्रेंच ने भी एक्सेप्ट कर लिया ब्रुसेल्स में इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच, राइट। ये एक अकोमोडेशन होता है, ये लोग साथ में आए और मिलके बोले कि ठीक है पूरे कंट्री में आपने फ्रेंच को भी इक्वल पार्टिसिपेशन दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने भी डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ पे किसी के पास भी ज्यादा पावर नहीं है, किसी के पास भी कम पावर नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना, कोई भी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का एडवांटेज नहीं उठा पाएगी, राइट। और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए तो हमारे पास कम्युनिटी गवर्नमेंट है ही वही अपनी, राइट। फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि लोग इलेक्ट करेंगे, अपने अपने कम्युनिटी के लोग, अपने अपने लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जैसे डच, फ्रेंच या जर्मन, ठीक है। कहाँ रहते हो मैटर नहीं करता, ये लोग वोट करेंगे। ये जो गवर्नमेंट बनेगी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी। बाकी सारे काम के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाया हमने। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट भी है तो भी मैं आगे बढ़िया। अच्छा दैट वाज द केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी एथनिसिटी की, कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज्यादा थे, कंट्री भर में डच ज्यादा थे। ये लोगों ने बढ़िया सॉल्यूशन निकाला और ये लोगों ने बोला कि ठीक है, जो कंट्री लेवल की गवर्नमेंट बनेगी उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होगा फ्रेंच और डच का, और जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी इक्वल पार्टिसिपेशन होगा फ्रेंच और डच का, राइट। दैट वाज द सॉल्यूशन which was found out by गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ बेल्जियम। बट एक और कंट्री का आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे ऑलमोस्ट शायद सेम हालत थी, ठीक है। इफ नॉट सेम देन ऑलमोस्ट सेम, ये ऑलमोस्ट से भी थोड़ा कम सेम है। देख लेते हैं, ये हमारी पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश, पता होगा आपको, इंडिया के मैप के साथ फ्री आते हैं लोग, है ना। श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में बात करेंगे हम लोग। श्रीलंका, यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन देखो भाई। श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग, जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो सिन्हालास का है। सिन्हालास का 74% पॉपुलेशन है और मोस्टली इसमें बुद्धिस्ट है। इनका रिलीजन भी मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा, ठीक है। सिन्हालास सबसे ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन सिन्हालिस की है और ये लोगों की मेजोरिटी ऑफ सिन्हालिस की पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट, राइट। यहाँ पे तमिल्स भी रहते हैं और तमिल दो टाइप के रहते हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल जो हमेशा से ही रह रहे हैं, और दूसरे दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पे 13% है, इंडियन तमिल 5% है, और कुछ क्रिश्चियंस है जो माइनॉरिटी में 7% है, राइट। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री जो साउथ एशिया में है, इंडिया के नीचे। मैंने बताया आपको, फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउथ के कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है, राइट। अगर मैं इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो चीज है वो है पार्क स्ट्रीट। खैर आगे, इनकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, मोर देन बेल्जियम, डबल देन बेल्जियम ऑलमोस्ट, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन उतनी है जितनी हमारे देश में हरियाणा की पॉपुलेशन है, बाय द वे, इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देख रहे हो आप, सीनाली 74% है। तमिल्स अगर इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल को मिला दोगे तो ऑलमोस्ट 18% है, राइट। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये एथनिक कॉम्पोजिशन हम लोग देख क्यों रहे हैं? ये देख इसलिए रहे क्योंकि श्रीलंका में बेल्जियम जैसा मॉडल नहीं आया। श्रीलंका में ये सिन्हालीज ने पावर कंट्रोल करा, कंट्रोल्ड पावर, ठीक है। इन लोगों ने
एक्सप्लॉइट किया तमिल को, इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया तमिल को। एंड विच इज अ प्रॉब्लम, अगर जहाँ पे मेजॉरिटी अपना पूरा कंट्रोल बनाती है और माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखती है, ऐसे टाइप की गवर्नमेंट को हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं या फिर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं। श्रीलंका में यही हुआ। जब श्रीलंका आज़ाद होती है 1948 में, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है और वहाँ पे नए लॉज आए जो कि सिनालिस यानी मेजॉरिटी के हिसाब से आए। इन्होंने सबसे पहले किया क्या, सिनाला कम्युनिटी का डोमिनेंस जमाया। 1956 में एक्ट पास हुआ जिसके हिसाब से सिन्हाला बन गया ऑफिशियल लैंग्वेज। खाली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और सबके अलग अलग स्टेट लैंग्वेजेस भी है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना सिन्हाला। और कोई लैंग्वेज में आप काम नहीं कर सकते वहां पे ऑफिशियल वर्क, राइट। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी क्योंकि वहां पे तो 18% तमिल बोलने वाले भी थे। व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ तमिलियंस देन? तमिल लोग भी अगर उनको कोई ऑफिशियल काम करना है तो सिन्हाली में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी एडमिशंस हो, वहां पे सिन्हली स्पीकर्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया रहा था। यानी एजुकेशन जॉब भी गई इन लोगों की, उनका लैंग्वेज तो आपने डिस्क्रिमिनेट करा ही, आप उनकी जॉब भी छीन लिया, आपने एजुकेशन भी छीन लिया और पूरी तरीके से लैंग्वेज डोमिनेंस, आपने लैंग्वेज को पुट कर दिया उन लोगों में जो आपकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे। सिन्हालीज ने अपनी पावर को जबरदस्ती वहां पे जमाया जहां पे लोग तमिल बोल रहे थे, राइट। विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, मोस्ट ऑफ सिंहलीज जो है वो बुद्धिस्ट थे, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंज किया और बुद्धिज्म को प्रमोट किया। गवर्नमेंट बुद्धिज्म प्रमोट करने लगी। वैसे तो श्रीलंका बोलते हैं कि हम एक क्या बोलते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हम किसी रिलीजन के लिए काम नहीं करती गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करा। खाली अपने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो करते थे, राइट। स्पेशल स्टेटस दिया गया इस रिलीजन को, बुद्धिज्म को, राइट। लैंग्वेज, बाकी दूसरे लैंग्वेजेस को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, स्पेशली तमिल जो कि सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हमारे श्रीलंका में। अच्छा, तमिल्स को बहुत बुरा लगा इस चीज का। तमिल पूरी तरीके से पॉलिटिकली और सोशली आइसोलेटेड फील करने लगे। उन्हें लगा कि ये तो हमारी कंट्री ही नहीं है, हमारी जगह पे हम जो लैंग्वेज बोले जा रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। उनको लगा कि अब वो कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मोस्टली बुद्धिस्ट सिनाली लीडर चला रहे थे, वो उनके कल्चर को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। दे वर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर कल्चर, लैंग्वेज या फिर रीजनल इंटरेस्ट। उनके राइट्स का कोई लेना देना नहीं है। तमिलियंस जाए बाहर में, राइट। इनको लगा, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाइड देम इक्वल राइट्स। इनके इक्वल राइट्स ही छीन लिए, राइट्स ही नहीं बचे, ठीक है। पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जॉब्स में, एजुकेशन में, हर टाइप की अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। और देयर इंटरेस्ट एंड डिमांड्स वेर कंसिस्टेंटली इग्नोर, इनके डिमांड्स को इग्नोर किया गया। अब ऐसे में ये कम्युनिटी जो कि ऑलमोस्ट 18% है, वो क्या करेगी, वो फाइट करेगी, राइट। उन्होंने भी अपने अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बनाए, उन्होंने भी अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसको सिन्हाली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, राइट। उन्होंने अपनी छोटी आर्मी बनाई और फिर हुआ श्रीलंका में। अब मोस्टली तमिल्स का डिमांड क्या था, आप ये देख सकते हैं। श्रीलंका के जो तमिल्स थे, उन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये कहते कहते कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, लाइक सिन्हाला। जहाँ पे तमिलियंस रह रहे थे, मोस्टली नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते थे ये लोग, उनको रीजनल पावर दो, रीजनल ऑटोनॉमी दो। उनके एरिया को और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए उनको पावर दो, ठीक है। एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इसके अलावा इनकी डिमांड्स को आप रिकॉग्नाइज करो, इनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो, राइट।
अब ये सिनालिस ने बिल्कुल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा, तो तमिलियंस जो थे श्रीलंका के, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड अ पॉलिटिकल मूवमेंट, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई गवर्नमेंट के साथ। और फिर श्रीलंका में स्टार्ट हुआ श्रीलंका का सबसे बड़ा सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब सिंपल होता है, जब कंट्री के लोग अपनी गवर्नमेंट से लड़ने लगे, वो सिविल वॉर कहलाता है, राइट। वॉर इनसाइड द नेशन इज सिविल वॉर बेसिकली। फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पे 1980s का टाइम था। बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिमांड करने लगी एक अलग तमिल एलाम की, यानी एक तमिल स्टेट की, एक अलग ही तमिल स्टेट की डिमांड करने लगी। जो पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी ये श्रीलंका अगर यहाँ के नॉर्थ पार्ट को अलग ही कर दिया जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, डिफरेंट रूल्स होंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये सिनाइलिस वाला श्रीलंका, ये बेसिकली इसके लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तमिल एलम ने स्टार्ट करा। वैसे एलटीटीई करके एक ग्रुप थी, वो भी काम कर रही थी इसी के लिए, राइट। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स जो थे श्रीलंका के, वो ये कैप्चर करना चाहते थे, और इनका डिमांड था कि वहां पे एक अलग तमिल कंट्री बने। खैर, ये चीज ऑफ कोर्स सिनालिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी, जिसकी वजह से वहां पे खतरनाक वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, और इवेंचुअली एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या है? हजारों लोगों की डेथ हुई, दोनों कम्युनिटीज से बहुत ज्यादा सफर करा, मटेरियल का, मैन का, लोग मरे, डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सारी चीजें हुई। सीवियर सेटबैक टू इट्स सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ, राइट। सुनो, ये जो मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट करा श्रीलंका ने, उसका रिजल्ट था सिविल वॉर। अगर श्रीलंका ने बेल्जियम मॉडल अडॉप्ट करा होता तो शायद ये सिविल वॉर नहीं होती। अगर बेल्जियम ने श्रीलंकन मॉडल अडॉप्ट करा होता तो वहां पे सिविल वॉर हो जाती। समझ में आ रहा है आपको? तो यू नीड टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। श्रीलंका की हालत ये हुई क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजंस ही गलत लिए थे, राइट। मूविंग ऑन, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? आपने देखा श्रीलंका के केस में जरूरी क्यों है। पहली बात तो वो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है अलग अलग ग्रुप्स में, वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है, ठीक है। दूसरी बात, स्टेबिलिटी रखता है कंट्री में, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो या फिर कल्चरल लेवल पे हो, ठीक है। और यहाँ पे बेटर इंक्लूसिव आउटकम्स निकल के आते हैं, राइट। मोरल लेवल पे भी अगर बताए तो डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट है भाई पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी को कंट्रोल रखता है। पीपल, लोगों के पास उनकी राइट्स होते हैं। यहाँ पे पावर शेयरिंग में जो होता है, सबकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट की जाती है, और ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। पावर शेयरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए भी काम होता है। हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने प्रोडेंशियल्स और मोरल रीजंस देखे थे कि क्यों पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक तो रेड कलर आ जाता है बार बार, ठीक है। पावर शेयरिंग हो सकता है कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में हो। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको पता है ना, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी होता है। ये लोगों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, टू मेक लॉ। इनका काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, और इनका काम होता है उसी लॉ को प्रोटेक्ट करना। और ये सब के बीच में पावर शेयरिंग है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस रखते हैं, तो कोई भी पावर का मिस यूज नहीं कर सकता चेक एंड बैलेंस की वजह से, राइट। नेक्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट, ये यही समझा देता हूं मैं आप लोगों को। सेंट्रल लेवल है जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग यूनियन बोलते हैं,
राइट। फिर उसके नीचे आता है स्टेट लेवल, जो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट है। और फिर आता है लोकल लेवल, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि अर्बन और रूरल आता है। अर्बन और रूरल, रूरल में पंचायती राज, अर्बन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी। तो इन लोगों के बीच में भी पावर शेयर हुआ है। सेंट्रल के पास अलग सब्जेक्ट है, स्टेट के पास अलग सब्जेक्ट है जिसमें वो काम करता है। किसी किसी में स्टेट के पास ज्यादा पावर है, किसी किसी में सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, राइट। और ये सबको अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम लोग देखें डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भी पावर शेयरिंग होती है। इसके अलावा पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होती है। ये जो डिफरेंट एनजीओज होते हैं, डिफरेंट एनपीओज होते हैं, ठीक है, सम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से पावर शेयरिंग में हेल्प करती है। इनका भी इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग में, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समटाइम्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी पावर शेयर होता है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होता है, और मूवमेंट्स भी इन्फ्लुएंस करती है। कोई मूवमेंट अगर आपने चलाया, कास्ट के खिलाफ मूवमेंट चलाया, जैसे अभी आप लोगों ने देखा यूजीसी, यूजीसी में क्या हुआ, यूजीसी का एक्ट पास हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ लड़ने लगे, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स लड़ने लगी, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। और ये मूवमेंट्स, ये प्रेशर डाला गया गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे, जुडिशरी ने उस लॉ को वहीं पे होल्ड कर दिया, उस अमेंडमेंट को वहीं होल्ड कर दिया। तो ये पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस कर रहा था, समझ आ रहा है। लेकिन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ने, मूवमेंट्स ने और प्रेशर डाला कि ये अच्छा लॉ नहीं है, फिर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे होल्ड कर दिया, राइट। तो ये भी पावर शेयरिंग है अगर देखा जाए तो, अलग अलग लेवल पे। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इन इलेक्शन, एक इलेक्शन का मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। टोटल 100 सीट्स हैं, राइट। पार्टी ए के आए हैं 20, पार्टी बी के आए हैं 30, पार्टी सी के आए हैं 10, और पार्टी डी के आए हैं 25, और पार्टी ई के आए हैं जो बचे हुए हैं 15, राइट। अब इसमें देखो तो कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत रही है, पर सबसे ज्यादा सीट किसके, पार्टी बी के। सीट जीतने के लिए आपको कितना चाहिए होता है, मेजोरिटी, यानी अराउंड 67 सीट्स चाहिए आपको, 2/3, या फिर 50% से ज्यादा सीट्स भी अगर आ गई तो भी आप इलेक्शन जीत सकते हो। 50% से ज्यादा सीट किसी की भी नहीं आई है। अब इलेक्शन कैसे जीतेंगे, तो एक काम करते हैं, ये पार्टी ए और पार्टी बी ने आपस में दोस्ती कर ली और पार्टी सी ने आपस में दोस्ती कर ली, ठीक है। और ये लोगों का टोटल काउंट कितना हो जाता है, 30, 20, 50 और 10, 60। 60 इज इनफ टू विन, यस। तो ये गवर्नमेंट पार्टी ए बी सी ने मिलके बनाई है, राइट। ऐसी गवर्नमेंट को कोअलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोअलिशन गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अभी जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो कौन सी गवर्नमेंट है, देखना, शिवसेना प्लस बीजेपी प्लस एनसीपी, राइट। क्या है ये, शिवसेना अलग शिवसेना, ये एनसीपी अलग एनसीपी है, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। जैसा कि अभी बिहार की बात करें तो वहां पे जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, राइट। ये दोनों मेन पार्टी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। इसमें भी देखो पावर शेयर हो रहा है, पावर शेयर होगा शिवसेना बीजेपी एनसीपी के बीच में। हुआ क्या है देखना आप, सिंपल, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में,
शिवसेना के और एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अभी एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं, पवार जी की डेथ हुई, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, राइट। मूविंग ऑन, तो मैं आपको यही बता रहा था कि अलग अलग पार्टीज के बीच में कोalition फॉर्म होते हैं, राइट। द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी बात सुनी जाती है, उनका भी फेयर शेयर होता है पावर में, राइट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, नथिंग न्यू इन दिस, राइट। अभी पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज मैंने भी जो आपको समझाया, दैट्स द सेम थिंग। In a democracy, different political parties compete with one another to gain power. In case कोई भी single party does not secure a majority, two or more parties come together to form an alliance. ये पार्टी अलग अलग आइडियाज वाली पार्टी हो सकती है, इनकी आइडियोलॉजी विचारधारा अलग हो सकती है, फिर ये लोग साथ में आएंगे तो वहां पे पावर शेयर होगा, राइट। पावर शेयर होगा एंड एस्टैब्लिश अ कोalition गवर्नमेंट, राइट। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, यही हम लोग आपको पहले मैं बता रहा था। तो अलग अलग लोगों के बीच में पावर शेयरिंग होती है, 100% इसके चांस है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूं तो अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग भी होती है, राइट। और इनकी यूथ विंग भी होती है, इनकी विमेन विंग भी होती है, राइट। ये सारे एक तरीके के सोशल ग्रुप्स हैं, इनका भी इन्फ्लुएंस लगता है कांग्रेस में, समझ आ रहा है। तो इन सबके बीच में पावर शेयर हो रहा है एक कंट्री के अंदर। अभी मैं आपको समझाता हूँ, कोalition गवर्नमेंट ये एक गाड़ी है और यहाँ पे दो दो स्टेयरिंग है, दो स्टेयरिंग है। कोalition गवर्नमेंट जो कि जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में कोalition गवर्नमेंट बनी थी। अब इसमें दो लोग गाड़ी चला रहे, हो सकता है ये सही हो सकता है खराब हो सकता है एक पार्टी का बंदा कुछ गलत करना चाहे पर दूसरी पार्टी का क्योंकि उसके साथ कोalition में वो सही कर दे, या तो इसमें ये भी हो सकता है कुछ अच्छा करना चाहे और ये खराब कर दे, हो सकता है ये लोग किसी डिसीजन में ना पहुंचे, या फिर ये भी हो सकता है बहुत अच्छा डिसीजन ले, राइट। एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज अप टू द डेमोक्रेसी, द काइंड ऑफ पीपल इन द पावर, ये डिपेंड करता है उसमें। लेकिन कोalition गवर्नमेंट इस टाइप का होता है कुछ, कभी कभी कोalition गवर्नमेंट में हम जिसको नहीं चूज करते उनके पास पावर आ जाती है, ऐसा बहुत बार होता है, राइट। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अभी समझा रहा था, आप बिल्कुल समझे नहीं होंगे बट मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। महाराष्ट्र इलेक्शन अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो प्लीज एक बार देखना, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो पार्टीज है वो है ये बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इनका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के पहले बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, राइट। बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था, समझ आ रहा है। इलेक्शन हुआ, ये अभी मैं लास्ट इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। इलेक्शन के बाद ये रिजल्ट आया कि बीजेपी शिवसेना का वो हो रहा, लेकिन शिवसेना को पावर नहीं दिया, बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया शिवसेना में से किसी को, ऐसा कुछ हुआ था। तो शिवसेना बोलते नहीं नहीं हम है ना हम अभी से क्या करेंगे, हम दोस्ती कर लेंगे कांग्रेस से, राइट। तो कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिल गई, लेकिन तभी क्या हुआ, शिवसेना में से एक पार्ट अलग हो गई जो कि अलग शिवसेना बनी, और एनसीपी में से एक पार्ट अलग हो गई जो अलग एनसीपी बनी, और इसके ज्यादातर एमएलएस गए बीजेपी के साथ मिल गए, राइट। तो फिर इन लोगों का अलायंस स्ट्रॉन्ग निकल गया। अभी बीजेपी शिवसेना एनसीपी भी है, कांग्रेस शिवसेना एनसीपी भी है। हाँ, कांग्रेस
शिवसेना उद्धव ठाकरे नाम है इनका, एनसीपी शरद पवार नाम है इनका। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये देख रहे हो आप, कोalition पावर के लिए कुछ भी हो सकता है, एक पार्टी अंदर से ब्रेक हो सकती है, इफेक्ट्स एवरीथिंग, राइट। कार्टून आपके लेफ्ट में दिखा रहा है टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग जर्मनीज ग्रैंड कोalition, जहां पे दो मेजर पार्टी है कंट्री की, एक का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और एक का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों पार्टी एक दूसरे की राइवल रही है, लेकिन ये दोनों को दोस्ती करनी पड़ी इलेक्शन जीतने के लिए। दे हैव टू फॉर्म एन कोalition, राइट, उनको कोalition बनाना पड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा, अगेन पावर शेयरिंग। यहाँ पे दो लोग हैं जो एक बुल जिसका नाम डेमोक्रेसी है उसे चला रहे। वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर। तो बोल रहे कि हम रेन्स को टाइट रखेंगे, हमारे पास पावर रखेंगे, डेमोक्रेसी का कंट्रोल हमारे पास रखेंगे। बोले नहीं, डेमोक्रेसी कंट्रोल हमारे पास रख। दिस इज अ जियो पॉलिटिकल थिंग। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट, मैं आंसर करूंगा। आगे एक और बात, ये दोनों लोग हैं कौन भाई, व्लादिमीर किसको बोला है इस बंदे ने, वो दोनों आइडेंटिफाई करिए, ये भी कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट सेक्शन में आइए। एंड दिस इज द चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू, वेरी सिंपल, नॉट टू मच हार्ड, नॉट ऐसा भी नहीं है कि भाई ये हम भूल जाएंगे, बहुत सिंपल है। केस यहाँ पे हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका का देखा है स्पेसिफिकली, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, वेरी इजी चैप्टर। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज हर्ष शर्मा एंड स्टे ट्यून्ड, अभिज्ञान गुरुकुल। थैंक यू।